कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे लम्हों से गुजार देती है जहां हम ये समझ नहीं पाते कि दर्द कितना गहरा हो सकता है और दोस्ती कितनी ताकतवर। शायद यही वजह है कि कुछ कहानियां हमारे दिल में बस जाती हैं, जैसे वो हमारी अपनी हों। वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम सिर्फ किताबों के बारे में बात नहीं करते, बल्कि उनके अंदर छुपी वो धड़कन महसूस करते हैं जो शब्दों के पीछे चुपचाप धड़क रही होती है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो है अ लिटिल लाइफ। एक ऐसा नावल जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी के उन पहलुओं का आईना है जिन्हें हम देखना भी चाहते हैं और उनसे भागना भी। हन्या यानागिहारा ने इसे लिखा है, लेकिन इसमें जो दर्द, जो प्यार, जो रिश्तों की गहराई है, वो उनके शब्दों से निकलकर सीधे दिल में उतरती है। इस कहानी में 4 दोस्त हैं, जूड, विलम, जेबी और मैल्कम। चारों की जिंदगियां अलग हैं, सपने अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ाव ऐसा है जो वक्त के साथ और भी गहरा होता जाता है। लेकिन जूड की जिंदगी में वो सन्नाटा है जो चीख कर भी खामोश रहता है। उसके अतीत के घाव इतने गहरे हैं कि उन्हें छूने से भी डर लगता है। और यहीं से ये कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बात, ट्रॉमा और सर्वाइवल की बन जाती है। जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि पेन और लव के बीच एक बहुत पतली सी लाइन होती है, और कभी कभी वो दोनों साथ साथ चलते हैं। कुछ चैप्टर्स आपको रुला देंगे, कुछ आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपको अपनी ही जिंदगी की याद दिला देंगे। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपके दिल में एक परमानेंट जगह बना लेती है। मेरे लिए अ लिटिल लाइफ सिर्फ एक नॉवल नहीं, बल्कि एक इमोशनल जर्नी है। जब आप जूड की आंखों से दुनिया देखते हैं तो समझ आता है कि कुछ लोग अपने अतीत को कभी पीछे नहीं छोड़ पाते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें। विलियम की काइंडनेस, जेबी का क्रिएटिव स्पार्क और मैल्कम की सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये सब मिलकर हमें दिखाते हैं कि दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, बल्कि साथ रोने और साथ टूटने का भी नाम है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो ये किताब आपको अंदर तक हिला देगी, और अगर आप सोचते हैं कि आप स्ट्रांग हैं तो ये आपको दिखाएगी कि स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं, बल्कि अपने घावों के साथ जीना है। शायद इसी वजह से इस नॉवल को क्रिटिक्स ने हार्ट ब्रेकिंग येट ब्यूटीफुल कहा है। चैप्टर 1, लिस्पेनार्ड स्ट्रीट। न्यूयॉर्क की ठंडी हवा में एक छोटा सा अपार्टमेंट, खिड़कियों से आती हल्की रोशनी और जिंदगी की शुरुआत करने का सपना देखने वाले 4 दोस्त। लिस्पेनार्ड स्ट्रीट सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि उन सपनों का ठिकाना है जहां ये चारों अपनी अपनी अधूरी कहानियों के साथ रहते हैं। विलियम, जूडे, जेबी और मैल्कम, 4 अलग अलग दुनिया से आए लोग जो इस बड़े शहर में अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विलियम शांत और दयालु, एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जो अपने अभिनय से लोगों के दिल छूना चाहता है, लेकिन अभी उसे छोटे छोटे रोल्स से ही गुजारा करना पड़ रहा है। जूड, जिसका अतीत रहस्यमय और दर्दनाक है, लॉ पढ़ रहा है और साथ ही कानूनी फर्म में काम करता है। उसके बारे में बाकी तीनों को भी बहुत कम पता है, लेकिन इतना जरूर है कि उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी है जो बहुत कुछ कहती है। जेबी एक उभरता हुआ पेंटर है जो अपने आर्ट के जरिए दुनिया को कैप्चर करना चाहता है, और मैल्कम एक आर्किटेक्ट जो अपने डिजाइन्स में परफेक्शन ढूंढता है, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर खोया हुआ महसूस करता है। लिस्पेनार्ड स्ट्रीट पर ये सब साथ रहते हैं, लेकिन उनके स्ट्रगल, उनके छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ जॉय और उनके बीच की कॉन्वर्सेशंस इस हिस्से को एक हार्ट बीट देते हैं। यहाँ कोई फेरी टेल लग्जरी नहीं है। उनके अपार्टमेंट में हीटिंग कभी कभी खराब हो जाती है, बिल समय पर भरना मुश्किल हो जाता है, और डिनर अक्सर इंस्टेंट नूडल्स या सस्ते टेकअवे से पूरा होता है। लेकिन इन छोटी छोटी तकलीफों के बीच भी दोस्ती का वार्मथ उन्हें संभाले रखता है। जूड यहाँ सबसे अलग लगता है। उसका स्केड्यूल बेहद डिसिप्लिन्ड है। वह कम बोलता है और अपने पर्सनल लाइफ को लगभग पूरी तरह छुपाए रखता है। कभी कभी विलियम उसके लिए खाना लाता है, कभी जेबी मजाक करके उसे हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर जो गहरे घाव हैं वो किसी की नजरों से छुपे रहते हैं। विलियम और जूड का कनेक्शन इस हिस्से में सबसे ज्यादा महसूस होता है। विलियम जूड के लिए एक सेफ स्पेस जैसा है, कोई ऐसा जिसके सामने वो अपने गार्ड को थोड़ा सा नीचे कर सकता है। विलियम का काइंडनेस और जूड की खामोश लॉयल्टी दोनों के बीच एक अदृश्य धागा बुनते हैं जो आगे चलकर इस कहानी का बैकबोन बनता है। लिस्पेनार्ड स्ट्रीट के दिनों में इन चारों का स्ट्रगल सिर्फ करियर बनाने का नहीं है, बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने का है। मैल्कम अपने रिच फैमिली बैकग्राउंड और अपने आइडेंटिटी के बीच फंसा हुआ है,
जेबी अक्सर सेल्फ डाउट और ईगो के बीच झूलता है। विलियम प्रैक्टिकल चैलेंजेस से लड़ रहा है और जूड वो तो अपनी ही परछाइयों से लड़ रहा है, छाइयों से। इस हिस्से में शहर का बैकड्रॉप भी एक कैरेक्टर की तरह लगता है। बारिश में भीगी सड़कों पर रात की रोशनी, भीड़ में अकेलापन और सबवे की अनजानी महक। यह न्यूयॉर्क है, एक जगह जो आपके सपनों को ऊंचाई भी देती है और आपके घुटनों पर भी ला सकती है। यही वो शुरुआती लम्हे हैं जहां से हमें अंदाजा होता है कि ये कहानी सिर्फ दोस्ती, एम्बिशन और स्ट्रगल की नहीं है। इसमें कुछ बहुत गहरा, बहुत पर्सनल और बहुत दर्दनाक छुपा हुआ है जो धीरे धीरे सामने आए थे। लिस्पेनार्ड स्ट्रीट की दीवारों के बीच से हम उनके हंसते रोते, थकते उठते पलों को देखते हैं और महसूस करते हैं कि जिंदगी की असली खूबसूरती सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे ह्यूमन कनेक्शंस में छी। चैप्टर 2 डाकिया। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसे लिफाफे लेकर चलते हैं जिनमें दर्द के खत बंद होते हैं और उन खतों का कोई पता नहीं होता कि कहाँ भेजना है। जूड भी ऐसा ही इंसान है, बाहर से काम, कंपोज्ड, इंटेलिजेंट, लेकिन अंदर से जैसे किसी ने दिल के कोनों में अनगिनत चिट्ठियां भर दी हों जिन पर सिर्फ दर्द लिखा हो। उसके दोस्तों विलियम, जेबी और मैल्कम की दुनिया अलग है। उनके पास सपने हैं, करियर है, एम्बिशंस हैं, लेकिन जूड के पास एक अतीत है जो उसे हर पल पीछे खींचता है। विलियम अक्सर उसे ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है कि जूड कितनी कम बातें करता है अपने बारे में, जैसे कोई अपनी लाइफ की कहानी को इतनी मजबूती से ताले में बंद कर दे कि चाबी भी न बचे। इस हिस्से में जूड के कॉलेज के दिनों से लेकर उनके प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री तक का सफर हमें दिखता है। लॉ फर्म में काम करते हुए जूड एक ब्रिलियंट माइंड की तरह सबका ध्यान खींच लेता है, लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे वो खामोश लड़ाई है जो हर सुबह और हर रात चलती है। पेन से लड़ाई, मेमोरीज से लड़ाई। उसका बॉडी एक बैटलफील्ड है जहां पुराने जख्म अब भी ताजा हैं। विलियम और जूड की दोस्ती यहाँ और गहरी होती जाती है। विलियम को महसूस होने लगता है कि जूड की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वह नहीं बता रहा और शायद बताना चाहता भी नहीं। विलियम जानता है कि उसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, लेकिन उसकी केयर कभी कम नहीं होती। वो जूड की ओर उसी तरह बढ़ता है जैसे कोई पेशेंट को बिना शब्दों के कंफर्ट देने की कोशिश करे। जेबी मीनवाइल अपने आर्ट में बिजी है, लेकिन कभी कभी जूड की फिजिकल लिमिटेशंस का मजाक उड़ाने की गलती भी कर बैठता है और तब वो गिल्ट उसे भी अंदर से खा जाता है। मैल्कम अपने प्रिविलेज और आइडेंटिटी के सवालों में उलझा हुआ जूड को देखकर समझता है कि हर इंसान की लड़ाई अलग होती है और कुछ जंग ऐसी होती हैं जो दिखती भी नहीं। जूड का अतीत यहाँ बार बार छोटे छोटे फ्लैशबैक्स के रूप में सामने आता है। उसकी चाइल्डहुड की यादें, एक ऑर्फनेज, अब्यूसिव प्रीस्ट्स और वो लम्हे जहां उसे खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, सब किसी इनविजिबल डाकिये की तरह उसकी जिंदगी में आते रहते हैं, चुपचाप, बिना नॉक किए, बिना नौका किराए के हैं। ये यादें किसी लेटर की तरह हैं जो बार बार उसके हाथ में थमा दी जाती हैं, चाहे वो चाहे या न चाहे। लॉ की पढ़ाई और काम के बीच जूड का बॉडी धीरे धीरे उसे बिट्रे करने लगता है। उसकी चाल, उसका दर्द, उसके घाव सब उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन उसके अंदर एक स्टबर्ननेस है कि वो टूटेगा नहीं। शायद इसी स्टबर्ननेस ने उसे वहां तक पहुंचाया है जहां ऑर्डिनरी लोग कभी पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करते। विलियम के साथ लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस, ऑफिस में स्लीपलेस केस प्रेपरेशंस और दोस्तों के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स, ये सब जूड की जिंदगी के रेयर ब्राइट स्पॉट्स हैं। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता है, उसके चेहरे का नकाब उतर जाता है और उसकी आंखों में वही फेमिलियर शैडो लौट आती है। डाकिया, ये वो मेटाफोर है जो हमें बताता है कि जिंदगी हमें कभी कभी ऐसे मैसेजेस देती है जिन्हें हम पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते। जूड की स्टोरी हमें ये समझाती है कि कुछ वुंड्स, चाहे कितने भी पुराने हों, हमेशा नए लगते हैं, और कुछ दोस्त, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न हो, हमेशा एक इनविजिबल सेफ्टी नेट की तरह हमारे चारों ओर होते हैं। इस हिस्से को पढ़ते या सुनते हुए आपको लगेगा जैसे आप किसी ऐसे इंसान के साथ चल रहे हैं जो हर कदम सोच समझ कर रखता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे डर है कि अगर वो जरा भी चूका तो कहीं फिर से अतीत में न गिर जाए। अब जूड की खामोश मजबूती और उसके दोस्तों की मौन देखभाल, यही वो चीज है जो इस कहानी को दिल में जगह देती है, और वही जगह
जो आप चाहकर भी कभी खाली नहीं कर पाते। चैप्टर 3, दिखावे। कभी कभी जिंदगी हमें वो सब दे देती है जो हम चाहें, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन रह जाता है। यह हिस्सा उस दौर को छूता है जहां सफलता, शोहरत और बाहर की चमक दमक अपने चरम पर है, लेकिन अंदर के जख्म पहले से कहीं गहरे हो चुके हैं। जूड अब एक एस्टैब्लिश्ड वकील है। उसकी ब्रिलियंस पूरे न्यूयॉर्क के लीगल वर्ल्ड में मशहूर हो चुकी है। बाहर से वो इम्पेकेबली ड्रेस्ड, कॉन्फिडेंट और शार्प दिखता है, जैसे उसकी जिंदगी में कोई कमी ही नहीं। लेकिन ये जो परफेक्ट इमेज है, ये भी एक तरह का वैनिटी है, एक केयरफुली क्राफ्टेड मास्क जिससे लोग उसके दर्द को कभी देख न पाएं। विलम की एक्टिंग करियर उड़ान भर रही है। वो अब सिर्फ थिएटर का स्टार नहीं, बल्कि मूवीज में भी पहचान बना चुका है। रेड कार्पेट्स, इंटरव्यूज, फोटोशूट्स, उसकी जिंदगी का हर पल चमकदार लगता है। लेकिन विलम के दिल में जूड के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो किसी भी फेम से बड़ा है। वो जानता है कि जूड का मुस्कुराना हमेशा सच नहीं होता। विलम उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसकी जिंदगी से वो अंधेरा मिटाना चाहता है, लेकिन कुछ अंधेरे ऐसे होते हैं जो किसी और की रोशनी से खत्म नहीं होते। जेबी, जो शुरू से ही सबसे लाउड और ड्रामेटिक था, अब आर्ट वर्ल्ड का सेंसेशन बन चुका है। उसकी पेंटिंग्स में वो रॉ एनर्जी और बोल्डनेस है जिसने क्रिटिक्स को दीवाना बना दिया है। लेकिन उसकी एम्बिशन और ईगो भी उतने ही बड़े हो चुके हैं। फेम के साथ उसके अंदर एक एरोगेंस आ गया है जो धीरे धीरे उसकी दोस्ती में दरार डालने लगता है। जूड और विलम कभी कभी उसकी सेल्फ ऑब्सेशन से परेशान हो जाते हैं, लेकिन पुरानी दोस्ती का धागा उन्हें अभी भी जोड़े रखता है। मैल्कम की लाइफ भी बदल रही है। अब वो एक एस्टैब्लिश्ड आर्किटेक्ट है। प्रोजेक्ट्स उसके नाम से बिकते हैं। उसके डिजाइन्स मॉडर्न, एलिगेंट और एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अंदर से वो अब भी आइडेंटिटी और बिलोंगिंग की तलाश में है। शोरूम्स में रखे मॉडल्स, फैंसी लॉन्च पार्टीज, ये सब उसे वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाते जिसकी उसे तलाश है। इन सब की जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिखती है। ब्यूटीफुल अपार्टमेंट्स, लग्जरी डिनर्स, आर्ट एग्जीबिशंस, अवार्ड शोज, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई ड्रीम करता है पहुंचना। लेकिन इसी चमक के पीछे छुपा है लोनलीनेस, गिल्ट और वो पर्सनल स्ट्रगल्स जिनके बारे में कोई खुलकर नहीं कहता। जूड की सेल्फ हार्म की हैबिट और उसकी डिटीरियरेटिंग हेल्थ एक स्लो पॉइजन की तरह उसकी जिंदगी को अंदर से खा रही है। उसके स्कार्स सिर्फ उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा पर भी हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि वो ये सब छुपाने में इतना परफेक्ट हो चुका है कि कई बार उसके सबसे करीबी दोस्त भी ये मान लेते हैं कि वो ठीक है। दिखावे का ये दौर हमें एक सच्चाई याद दिलाता है कि सक्सेस और हैप्पीनेस हमेशा एक साथ नहीं आते। कभी कभी हम जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही अकेले हो जाते हैं, और कुछ रिश्ते चाहे कितने भी स्ट्रांग हों, अतीत के उन जख्मों को पूरी तरह भर नहीं पाते जो बचपन में लगे थे। ये हिस्से में दोस्ती, प्यार, महत्वाकांक्षा और दर्द सब एक साथ चलते हैं, जैसे किसी खूबसूरत लेकिन दर्दनाक पेंटिंग में हर रंग का अपना स्थान हो। इस कहानी का ये मोड़ दिल को छू जाता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि वैनिटी सिर्फ बाहर की दिखावे की बात नहीं, बल्कि वो नकाब भी है जो हम अपने दिल पर पहन लेते हैं ताकि कोई हमारे अंदर का सच न देख पाए है। और कभी कभी यही नकाब हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाता है। चैप्टर 4, समता का सिद्धांत। 4 दोस्तों की कहानी कभी सिर्फ दोस्ती की सीमा में नहीं रहती। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ लाती है जहां रिश्ते, विश्वास और प्रेम की परिभाषा बदल जाती है। जूड, विलम, जेबी और मैल्कम, चारों की जिंदगियां धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रही हैं जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान की रोशनी के साथ टकराने लगती हैं। जूड का अतीत, वो अतीत जिसे वो किसी से बांटना नहीं चाहता, अब उसके हर कदम में, हर मुस्कान के पीछे और हर खामोशी में महसूस होने लगता है। विलम उसके सबसे करीबी इंसानों में से है। विलम के लिए जूड सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी टूटन को उसने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। यहाँ प्रेम सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक गहरी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा बॉन्ड जो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे घावों के साथ भी स्वीकार करता हूँ। यह एक्सेप्टेंस जूड के लिए नया है, लेकिन डर अभी भी उतना ही बड़ा है। जेबी और मैल्कम अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। जेबी की एम्बिशन और मैल्कम की खोज उन्हें कभी कभी जूड से दूर भी कर देती है, लेकिन इन सभी के बीच जो इनविजिबल थ्रेड है वो है लॉयल्टी। हाँ, कभी कभी यह धागा पतला हो जाता है, खिंचता है और लगता है टूट जाएगा, लेकिन टूटता नहीं। जूड का हेल्थ धीरे धीरे उसे परेशान करने लगता है। उसकी फिजिकल पेन उसके इमोशनल स्कार्स से जुड़ी हुई है। वह कोशिश करता है नॉर्मल दिखने की, हर गैदरिंग में मुस्कुराने की,
लेकिन उसके अंदर एक स्टॉर्म है जो किसी को दिखाई नहीं देता। विलियम उसका कांस्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा है, लेकिन विलियम भी एक इंसान है। वह भी थकता है, उलझता है और कभी कभी जूड की दूरी से आहत हो जाता है। इक्वालिटी यहाँ किसी कानून की किताब का सिद्धांत नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई का सच है। यह उस पल का नाम है जब दो लोग, चाहे उनका अतीत कितना भी अलग हो, एक दूसरे के सामने बिना किसी मुखौटे के खड़े होते हैं। जब विलियम जूड के घाव देखता है, शारीरिक भी और मानसिक भी, तब वो पिटी से नहीं बल्कि इक्वालिटी की नजर से देखता है। जूड को यह एहसास धीरे धीरे होता है कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी को खुश करना नहीं, बल्कि अपने सच के साथ उनके सामने खड़ा होना भी है। लेकिन सच का सामना आसान नहीं होता। जूड बार बार अपने अतीत के सीन्स में लौट जाता है। वो पल जब उसने सोचा था कि वो कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में कभी डर होता है, कभी गिल्ट और कभी इतना गहरा दुहक कि वो खुद भी उसे समझा नहीं पाता। विलियम की मौजूदगी उसके लिए किसी लाइट हाउस की तरह है जो अंधेरे समंदर में रास्ता दिखाता है, लेकिन जहाज को चलाना अभी भी जूड का ही काम है। रिश्तों में इक्वालिटी का असली मतलब तब सामने आता है जब एक इंसान अपने सबसे बुरे सच के साथ भी दूसरे के सामने खड़ा हो सके और दूसरा उसे उसी प्यार और सम्मान के साथ देखे जैसा पहले देखता था। जूड और विलियम के बीच यही हो रहा है। एक ऐसा एक्सेप्टेंस जो रेयर है, एक ऐसा ट्रस्ट जो फ्रैजाइल भी है और पावरफुल भी। यह वो पड़ाव है जहां कहानी सिर्फ दोस्ती और प्यार की नहीं रहती, बल्कि इंसान होने के मायने समझाती है। यह बताती है कि हम सभी अपने अतीत के कैदी होते हैं, लेकिन किसी का अनकंडीशनल साथ हमें थोड़ी थोड़ी आजादी दे सकता है। जूड की जिंदगी में यह आजादी विलियम के हाथों में है, लेकिन उसे पकड़ने का साहस वो सिर्फ जूड ही जुटा सकता है। चैप्टर 5, सुखी वर्ष। जिंदगी कभी कभी अपने सबसे शांत और सबसे रोशन लम्हों में भी एक अजीब सा डर छुपा कर रखती है, जैसे कोई खुशियों की गली के पीछे खड़ा हो और बस इंतजार कर रहा हो कि कब दरवाजा खटखटाए। जूड के लिए ये वो साल थे जब उसके चारों ओर एक नई तरह की वार्मथ थी। विलियम का साथ, उसकी मौजूदगी और वो नरमी, जैसे किसी ने लंबे अंधेरे सुरंग के बाद एक गर्म रोशनी का दिया जला दिया हो। यह समय ऐसा था जब जूड पहली बार अपने आप को अलाउ कर रहा था कि वो किसी की केयर को एक्सेप्ट करे, बिना ये सोचे कि बदले में उसे कुछ खोना पड़ेगा। विलियम की मुस्कान, उसका टच और उसकी प्रेजेंस, ये सब जूड के टूटे हुए हिस्सों पर धीरे धीरे पट्टी की तरह काम कर रहे थे। वो दोपहरें जब वो दोनों साथ खाना बनाते, वो रातें जब बेवजह बातें करते और विलियम जूड को स्टोरीज सुनाता, ये सब उस खालीपन को भरने लगे थे जो जूड ने सालों से अपने अंदर कैद कर रखा था। लेकिन ये सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन की कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरी दोस्ती की, एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग की। विलियम जानता था कि जूड के भीतर ऐसे घाव हैं जिन्हें पूरी तरह कभी नहीं भरा जा सकता, लेकिन वो ये भी जानता था कि प्यार का मतलब घाव भरना नहीं, बल्कि उनके साथ जीना सीखना है। और जूड, जो हमेशा अपने अतीत के डर में जीता था, वो धीरे धीरे ये सीख रहा था कि शायद जिंदगी हमेशा उतनी क्रूअल नहीं होती जितना उसने महसूस किया है। इन सालों में जूड ने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया। संडे मॉर्निंग्स का शांत कॉफी टाइम, विलियम के साथ रैंडम ड्राइव्स, मैल्कम और जेबी से ओकेजनल मिलना और काम में मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। उसकी दुनिया अब सिर्फ सर्वाइवल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें लिविंग भी शामिल था। फिर भी उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी रहती थी, जैसे किसी ने उसके दिल के कोने में चुपचाप एक रिमाइंडर रख दिया हो कि ये खुशी स्थायी नहीं। और शायद यही कारण था कि वो इन पलों को और भी कसकर पकड़ता था, जैसे ये किसी भी पल हाथ से फिसल सकते हों। विलियम के साथ बिताए हर दिन को वो अपने दिल में केयरफुली स्टोर करता था, जैसे कोई कीमती चीज जिसे वक्त या किस्मत छू ना सके। इन सूखी वर्षों में जूड के चेहरे पर जो सॉफ्टनेस आई, वो उसके दोस्तों ने भी नोटिस की। उसकी हंसी अब थोड़ी खुली हुई थी, उसकी आंखों में थोड़ी रोशनी थी। लेकिन जो लोग जूड को गहराई से जानते थे, वो समझते थे कि ये रोशनी फ्रैजाइल है, और शायद इसी वजह से वो सब मिलकर इस रोशनी को बनाए रखने की कोशिश करते थे। ये वो दौर था जब जूड को लगता था कि शायद उसके हिस्से की थोड़ी सी नॉर्मलसी मिल गई है। लेकिन उसकी कहानी जानने वाला हर व्यक्ति जानता था कि जूड की जिंदगी में हर खुशी के पीछे एक लंबी डरावनी परछाई है, और बस दुआ यही थी कि ये परछाई थोड़ी देर के लिए ही सही दूर रहे। चैप्टर 6, प्रिय सहकर्मी। जिंदगी कभी कभी इतनी उदास चुप्पी में लिपटी होती है
कि उसके पीछे छुपा दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे जिया हो। जूड के जीवन के उस मोड़ पर सब कुछ एक अजीब से संतुलन में था। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन भीतर का सन्नाटा गहराता जा रहा था। विलियम उसके साथ था, उसका सबसे करीबी साथी, उसका शेल्टर, उसकी आखिरी उम्मीद। दोनों के बीच की बॉन्डिंग अब सिर्फ दोस्ती की परिभाषा से आगे बढ़ चुकी थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जिसमें लव, केयर और एक गहरा अनस्पोकन प्रॉमिस छुपा था। लेकिन समय के पास अपनी क्रूअल चालें होती हैं। विलियम के साथ जूड की जिंदगी में कुछ सालों का सुकून आया था, जिन्हें कई लोग द हैप्पी ईयर्स कह सकते हैं। लेकिन हर खुशी की तरह उसका भी एक अंत था। विलियम की जिंदगी एक रोड ट्रिप पर एक एक्सीडेंट में खत्म हो गई और उसी के साथ जूड की दुनिया की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। उसके बाद जूड के दिन एक जैसे होने लगे। सुबह जागना, अपने आप को किसी तरह जिंदा रखना और रात को फिर उसी अंधेरे में खो जाना। विलियम के बिना सब कुछ बेस्वाद लगने लगा। दोस्त अभी भी उसके आसपास थे, हैरोल्ड, जूलिया, लेकिन उनके प्यार में वो राहत नहीं थी जो विलियम के साथ मिलती थी। जूड को लगता था कि अब कोई भी उसे वैसे नहीं समझ सकता जैसे विलियम समझता था। प्रिय सहकर्मी का रिश्ता यहाँ एक अलग मायने ले लेता है। ये शब्द एक पत्र, एक बातचीत और एक आखिरी गुड बाय का प्रतीक बन जाते हैं। विलियम की यादें जूड के लिए एक तरह का एंकर बन जाती हैं, लेकिन साथ ही वो उसके दिल पर एक ऐसा वजन भी डाल देती हैं जिससे उठना असंभव हो जाता है। जूड अपने अतीत के दर्द से कभी पूरी तरह बाहर नहीं आया था। विलियम के होने से बस वो दर्द मैनेजेबल हो गया था, लेकिन अब बिना विलियम के वो फिर उसी गहरी खाई में गिरने लगा। उसकी सेल्फ हार्म की आदतें, उसका खुद को सजा देना, ये सब लौट आया। हैरोल्ड ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन जूड का दिल अब जिंदगी से थक चुका था। धीरे धीरे जूड अपने भीतर ये मान बैठा कि शायद अब जाने का समय आ गया है। उसने अपने चारों ओर के लोगों को एक आखिरी बार महसूस किया। यादों में विलियम की हंसी, उसकी आवाज, उसका टच, और फिर उसने अपने तरीके से अलविदा कह दिया। यह हिस्सा हमें यह समझाता है कि इंसान का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ उसकी ब्रीदिंग नहीं, बल्कि उसका बिलोंगिंग होता है। जब वो बिलोंगिंग चला जाता है तो सांसें भी बोझ बन जाती हैं। जूड की कहानी यहीं एक खामोश मोड़ पर आकर ठहर जाती है। दर्द, प्यार और खोने के उस मिश्रण के साथ जो पढ़ने के बाद लंबे समय तक दिल में गूंजता रहता है। और शायद यही अ लिटिल लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें दिखाती है कि कुछ रिश्ते हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह होते हैं और उनके बिना हम चाहे जितनी कोशिश करें, जिंदगी सिर्फ एक लंबा इंतजार बन जाती है। उस पल का इंतजार जब हम फिर अपने प्रिय सहकर्मी से मिल सकें। चैप्टर 7, लिस्पेनार्ड स्ट्रीट। शहर की ठंडी सड़कों के बीच लिस्पेनार्ड स्ट्रीट पर बसी उस पुरानी इमारत में समय जैसे रुक सा गया था। बाहर की दुनिया तेजी से भाग रही थी, लेकिन भीतर कुछ जिंदगियां धीरे धीरे अपने घावों के साथ जी रही थीं। जूड और विलियम के छोटे से अपार्टमेंट में गर्माहट थी, लेकिन वो गर्माहट सिर्फ कमरे के हीटर की नहीं थी। वो थी उनके बीच पनप रहे भरोसे और देखभाल की। ऐसा भरोसा जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। जूड के अतीत का साया अभी भी उसकी हर सांस के साथ जुड़ा था। विलियम समझता था कि जूड के घाव सिर्फ त्वचा पर नहीं, उसकी आत्मा के गहरे हिस्सों में थे, और शायद इसी वजह से विलियम बिना सवाल पूछे सिर्फ साथ निभाता था। एक गर्म कप कॉफी, एक हल्की मुस्कान, एक शांत शाम, ये सब छोटे छोटे जेस्चर्स जूड के लिए दुनिया बदलने जैसे थे। लिस्पेनार्ड स्ट्रीट का यह घर उन दोनों के बीच एक सेफ स्पेस बन चुका था। बाहर के शोर शराबे से दूर यहाँ जूड को थोड़ी सी राहत मिलती थी। कभी कभी वो रात में जागकर खिड़की से बाहर देखता, जहाँ बारिश की बूंदें कांच पर गिरती थीं और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में चमकती थीं। उन लम्हों में उसका मन अजीब सी उलझन में होता। एक तरफ उसे लगता कि उसने जिंदगी में कुछ हासिल किया है, और दूसरी तरफ पुराना दर्द उसे यह यकीन नहीं करने देता कि खुशी उसके लिए बनी है। विलियम की मौजूदगी उस अंधेरे में एक धीमी पर लगातार जलती हुई लौ जैसी थी। उसने जूड को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसका अतीत उसे डिफाइन करता है, बल्कि वह उसे यह दिखाता रहा कि दोस्ती में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होता है। चाहे जूड अपने सबसे बुरे दिनों में हो या उन दुर्लभ पलों में जब वो हंस पाता था, विलियम का साथ हमेशा बराबर रहा। इस जगह पर उनके रोजमर्रा के पलों में एक गहरी कविता छिपी थी। सुबह का अखबार पढ़ते हुए चुप्पी, एक साथ खाना पकाना या बस एक पुरानी फिल्म देखना, ये सब उन दोनों के लिए थेरेपी की तरह थे। बाहर से देखने वाले को ये बस दो रूममेट्स की जिंदगी लग सकती थी, लेकिन भीतर
ये हीलिंग की एक धीमी प्रक्रिया थी जो बिना किसी अनाउंसमेंट के चल रही थी। फिर भी जूड के भीतर का डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कभी कभी वो अपने ही कमरे में सिमट जाता, जैसे दीवारों से बचने की कोशिश कर रहा हो। विलियम समझता था कि यह डर अचानक गायब नहीं होगा। वो बस वहीं बैठता, पास में, और यह यकीन दिलाता कि जब भी जूड तैयार होगा वह सुनने के लिए मौजूद रहेगा। लिस्पेनार्ड स्ट्रीट इस तरह सिर्फ एक जगह नहीं रही, यह एक मेटाफोर बन गई, एक ऐसा कोना दुनिया में जहां ब्रोकन सोल्स थोड़ी देर के लिए सांस ले सकती थीं, जहां ट्रस्ट और काइंडनेस धीरे धीरे पुराने जख्मों पर पट्टी बांधते थे। और शायद यही वो जगह थी जहां जूड ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह डिजर्व करता है थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा लाइफ जिसे हिज ओन कहा जा सके।